हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो अब तक एमसीयू में 20 से भी ज़्यादा मूवीज़ में हम कई सारे सुपर हीरोज़ को देख चुके हैं और हर कोई एक से बढ़कर एक है और हर एक के पास अपनी अपनी स्पेशल एबिलिटीज़, पावर्स और इंटेलेक्ट है। तो इसी के बेस पर आज हम देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स कौन से हैं और इस लिस्ट में हम स्ट्रीट लेवल एवेंजर्स को अवॉइड करेंगे, भले ही वो फिजिकली कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। पर इस लिस्ट के एवेंजर्स का पावर लेवल अलग ही लेवल पर है और अब तो एमसीयू में कई सारे एवेंजर्स हैं, तो सभी पावरफुल एवेंजर्स को इंक्लूड करना ठीक नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन। इन्फिनिटी वॉर में हमें विजन की पूरी पावर देखने नहीं मिली, क्योंकि पहले तो उसे एक सरप्राइज अटैक से मारा गया, फिर उसके माइंड स्टोन पर हुए अटैक से उसकी दीवार के आर पार जाने की एबिलिटी भी चली गई। पूरी मूवी में वो बहुत ही कमजोर हो गया था, पर फिर भी वो कॉर्वस ग्लेव को मारने में कामयाब रहा। पर विजन पहले ओवर पावर्ड कैरेक्टर था, क्योंकि सबसे पहले उसके पास माइंड स्टोन था और वो उसे परफेक्टली यूज भी कर पा रहा था। और उसकी कई सारी एबिलिटीज में से कुछ हैं सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एनर्जी ब्लास्ट, इंटेंजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन। ये कई सारे एबिलिटीज अकेले ही बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि वो अपने आप को सॉलिड बनाकर एंटमैन को एक ही अटैक में गिरा देता है और उसकी पूरी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट यानी कि वाइब्रेनियम से बनी है और उसकी फेजिंग एबिलिटी भी बहुत खतरनाक है, यानी कि वो किसी भी चीज के आर पार हो सकता है और उसे अंदर से भी तोड़ सकता है और वो माइंड स्टोन से एक लेजर बीम ब्लास्ट कर सकता है। तो ओवरऑल विजन एक पावरफुल एवेंजर है। स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम मिलने के बाद वो अपने पीक ह्यूमन लेवल पर पहुंच जाता है। उस सीरम की वजह से उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस एनहांस हो जाते हैं और उसके पास भी हीलिंग फैक्टर आ जाता है। उसका हीलिंग फैक्टर डेडपूल या वुल्वरिन जैसा तो नहीं है, पर नॉर्मल इंजरीज से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उसे सुपर हीरो बनाती है उसकी विल पावर। सीरम मिलने के पहले भी वो दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था और यही वजह थी जिससे वो म्यूनिर के लिए वर्दी था। एंड गेम में म्यूनिर को उठाने के बाद कैप्टन का पावर लेवल अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसकी कॉम्बैट स्किल इतनी अच्छी है कि वो म्यूनिर और शील्ड दोनों को ही एक साथ सही तरीके से यूज कर पा रहा था और वो म्यूनिर और शील्ड के कॉम्बो अटैक से थेनोस को गिराता भी है। तो अपने स्किल्स की वजह से और वर्दी होने की वजह से कैप्टन अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग है। एक बार केविन फाइगी को इंटरव्यू में पूछा गया था कि एंड गेम में सबसे पावरफुल हीरो कौन है, तो उन्होंने कहा वांडा मैक्सिमोफ, क्योंकि उसने थेनोस को ऑलमोस्ट मार दिया था। स्कारलेट विच को भी पावर मिलती है माइंड स्टोन से। स्कारलेट विच के पास सायोनिक एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है, जिससे वो अपने एनर्जी ब्लास्ट और एनर्जी वेव्स क्रिएट कर सकती है। उसके पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और हिप्नोसिस की भी पावर है, जिससे वो लोगों को कुछ हद तक कंट्रोल या मैनिपुलेट कर सकती है। और क्विक सिल्वर की डेथ के बाद उसने एक ही सेकंड में कई सारे अल्ट्रॉन के रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद वो और भी पावरफुल बन जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद वो उड़ना और फोर्स फील्ड भी बना सकती थी। और उसका सबसे पावरफुल मूवमेंट हम इन्फिनिटी वॉर में देख चुके हैं, जब वो अपनी पावर से एक इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय कर देती है। अब तक एमसीयू में हमने और किसी को भी इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय करते हुए नहीं देखा और एंड गेम में भी वो बहुत पावरफुल थी, क्योंकि वो अकेले थेनोस से फाइट कर रही थी और उसे ऑलमोस्ट मार भी दिया था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस सीन में उसने थेनोस का वेपन भी ब्रेक कर दिया था। ये वेपन वाइब्रेनियम से भी ज्यादा पावरफुल मेटल से बना था और डॉक्टर स्ट्रेंज की नई मूवी में स्कारलेट विच की पावर्स और भी बढ़ जाएंगी। तो एमसीयू में डॉक्टर स्ट्रेंज हर एक मूवी के बाद स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। पहली मूवी में वो अभी भी सीख रहा था और टाइम स्टोन और अपनी ट्रिक की मदद से उसने डार्क डायमेंशन के रूलर डोरमामू को हरा दिया था। उसके बाद थॉर रैग्नारॉक में वो गॉड ऑफ मिस्चीफ को भी ट्रिक कर देता है और उसे आधे घंटे तक उलझाए रखता है। ये एग्जाम्पल इतना इम्प्रेसिव इसलिए है क्योंकि लोकी कई सालों से मैजिक सीखता आ रहा है। इन्फिनिटी वॉर में वो थेनोस से कुछ देर तक अकेले लड़ता है, तब हमें उसकी पावर्स और भी देखने मिलती हैं। वो अपने कई सारे डुप्लीकेट्स बना सकता है और वो क्रिम्सन बैंड ऑफ सिटरैक यूज करके थेनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाला हाथ पकड़े रखता है। ये पावर उसे सिटरैक नाम के एंटिटी से मिलती है और वो अपने बॉडी को छोड़कर अपने एस्ट्रल फॉर्म में जा सकता है, यानी कि लिटरली वो एक गोस्ट बन सकता है। और उसके क्लोक को हम कैसे भूल सकते हैं, इस क्लोक की वजह से वो उड़ सकता है और ये क्लोक डॉक्टर स्ट्रेंज की कमांड पर ही चलता है और वो अपने हिसाब से भी एक्शन ले सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की और भी 2 मूवीज आने बाकी हैं, तो इन मूवीज में शायद वो अपने कॉमिक वर्जन जितना पावरफुल हो जाए, क्योंकि कॉमिक्स में उसने वर्ल्ड वॉर हल्क से फाइट की थी
और गैलेक्टस और डोरमामू को भी हराया था। तो कैप्टन मार्वल के पास फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी जैसी नॉर्मल सुपर पावर्स तो है ही, पर उसकी स्पेशलिटी है एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एनर्जी मैनिपुलेशन। जब एंड गेम में थेनोस सभी पर अपनी शिप से हमला कर रहा था, तब कैप्टन मार्वल अकेले ही उसकी पूरी शिप को तोड़ देती है और सभी को बचा लेती है। ये उसकी ड्यूरेबिलिटी का एक बड़ा एग्जाम्पल था और उसने भी थेनोस के साथ 1-on-1 फाइट की है और वो इतनी पावरफुल थी कि थेनोस के पंचेस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे हराने थेनोस को पावर स्टोन की मदद लेनी पड़ी और पावर स्टोन से वो कैप्टन मार्वल को हरा देता है। पर अगर आपको याद होगा तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ये बताया गया था कि पावर स्टोन एक प्लैनेट को तबाह कर सकता है, तो ये अटैक से सहकर जिंदा रहना भी बड़ी बात है। और उसकी मूवी में भी उसने रोनन की कई सारी शिप्स भी उड़ा दी थी और उसके डर की वजह से ही रोनन अर्थ पर अटैक करने का डिसीजन बदल देता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह कैप्टन मार्वल की भी और भी मूवीज आने बाकी हैं, तो उसकी पावर्स के और भी एग्जाम्पल देखने मिल सकते हैं। हल्क हमेशा से ही एवेंजर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर में से एक रहा है। उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और हीलिंग फैक्टर है और वो जितना गुस्सा होता है उतना ही वो पावरफुल होता है। उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो आसानी से बड़े बड़े टैंक्स को कैच करके फेंक सकता है और उसने 23 फीट के एक बड़े वुल्फ को भी हराया था। और ये सीन तो आपको याद ही होगा, उसने सिर्फ एक ही पंच में इतने बड़े मॉन्स्टर को मार गिराया था। और उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने आयरन मैन के पंचेस, ब्लास्ट और मिसाइल सही थी। आयरन मैन ने उस पर पूरी बिल्डिंग गिरा दी थी और थॉर रैग्नारॉक में भी उसने थॉर के थंडर अटैक सहे थे। एंड गेम में हल्क इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करता है और सभी को फिर से लाता है, तो कुछ समय के लिए वो सबसे पावरफुल बीइंग भी बना था। तो अभी देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में ब्रूस बैनर फिर से गुस्से वाला हल्क बनेगा या प्रोफेसर हल्क के फॉर्म में ही रहेगा। तो गॉड ऑफ थंडर फेज 1 से ही एमसीयू का पार्ट रह चुका है और उसकी इतनी बड़ी जर्नी में उसकी पावर्स भी बड़ी हैं। तो थॉर की पावर्स तो सबको पता ही है, सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सिस और थंडर पावर। उसके स्ट्रेंथ की बात करें तो दी एवेंजर्स में वो सिर्फ अपने हाथों से आयरन मैन के सूट को तोड़ पा रहा था और थॉर 1 में वो डिस्ट्रॉयर को भी तबाह कर देता है और थॉर रैग्नारॉक में बिना अपने हैमर से हल्क से फाइट की थी और अगर ग्रैंड मास्टर बीच में नहीं आता तो वो शायद हल्क को हरा भी देता। फिर आती है उसकी ड्यूरेबिलिटी। थॉर की ड्यूरेबिलिटी के कई सारे एग्जाम्पल हैं। उसने अल्ट्रॉन, थेनोस और हल्क के जैसे पावरफुल बीइंग्स के अटैक झेले हैं और इन्फिनिटी वॉर में उसने पूरे न्यूट्रॉन स्टार की पावर झेली थी और स्टॉर्म ब्रेकर के साथ तो थॉर अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। स्टॉर्म ब्रेकर उसे बायोफ्रॉस्ट की एबिलिटी देती है जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है और इन्फिनिटी वॉर के एंड में स्टॉर्म ब्रेकर ने पूरे इन्फिनिटी गॉन्टलेट का अटैक भी सह लिया था और सीधा थेनोस की छाती में घुस गया था। तो अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में थॉर को फिर से देखने मजा आएगा। तो एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बावजूद भी टोनी स्टार्क ने हल्क, थॉर और थेनोस जैसे बीइंग्स के साथ अकेले ही फाइट की है और पूरे यूनिवर्स को बचाने में उसका सबसे मेन रोल था। उसके सूट की वजह से उसे स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और फाइट जैसी पावर्स मिलती हैं और उसके सूट में मिसाइल्स, लेजर्स, रिपल्सर्स और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई है। और इन्फिनिटी वॉर में हमने उसका नैनोटेक सूट यानी कि ब्लीडिंग एज सूट भी देखा। इस सूट के नैनोटेक की वजह से वो अपने हिसाब से सूट को किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि इस सूट से वो ब्लास्टर्स, ब्लेड्स और शील्ड्स भी क्रिएट कर सकता है और ये शील्ड्स थेनोस के पावर स्टोन का अटैक भी सह लेती हैं और इसी सूट की वजह से वो थेनोस को ब्लीड करता है, जो एक ह्यूमन के लिए बड़ी बात है क्योंकि हल्क भी थेनोस को कुछ नहीं कर पाया था। इससे हमें पता चलता है कि इन्फिनिटी वॉर तक आयरन मैन का सूट कितना एडवांस हो गया था। पर आयरन मैन सबसे स्ट्रॉन्ग तब बनता है जब उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स आ जाते हैं। इस समय में वो पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन गया था, यानी कि वो कुछ भी कर सकता था और उसका ये सूट इतना पावरफुल था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कंटेन कर पा रहा था। तो कुछ देर के लिए ही सही, पर आयरन मैन यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन गया था। सो गाइस, तो ये सिर्फ एक लिस्ट थी कि कौन से एवेंजर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। अब आप कमेंट करें कि इन सभी में से आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा लगता है और हमने नेक्स्ट आयरन मैन कौन बनेगा और आयरन लैड कौन है, इन टॉपिक पर भी वीडियो बनाया है, तो उन्हें चेकआउट करें। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली बनाते रहते हैं। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।